आज का दिन वैसे तो हम भारतीयों के लिए कुछ खास दिन नहीं है, लेकिन जिन भारतीयों को ये ज्ञात है कि 30 जनवरी को क्या हुआ था, उन भारतीयों के लिए आज दुख का दिन है। और उन्हीं भारतीयों के लिए नहीं, हम सभी भारतवासियों के लिए आज 30 जनवरी का दिन दुख का दिन है, यानी कि शोक का दिन है। आपको बता दें कि 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने निर्मम हत्या कर दी थी। उस महात्मा गांधी की हत्या की थी जिसने आज़ादी के लिए अपने सुखों को, अपने प्राणों तक को ध्यान में नहीं रखा, यहाँ तक कि अंग्रेजों को नाकों में चने चबवा दिए थे। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक आंदोलन महात्मा गांधी जी ने हम भारतवासियों के लिए किए, भारत देश की आज़ादी के लिए किए। और आखिर में आज़ाद होने के बाद, यानी कि भारत देश के आज़ाद होने के बाद उन्हें मिली तो 3 गोलियां। नमस्कार, मैं हूं अरविंद मिश्रा और आप देख रहे हैं स्ट्रांग भारत मजबूत भारत। और आज के इस वीडियो में आज 30 जनवरी को हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि महात्मा गांधी की निर्मम हत्या किस प्रकार से नाथूराम गोडसे ने आज ही के दिन सन 1948 में किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी हमेशा की तरह सुबह 3:30 बजे उठे। उन्होंने सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने शहद और नींबू के रस से बना एक पेय पिया और दोबारा सोने चले गए। जब वो दोबारा उठे तो उन्होंने ब्रजकृष्ण से अपनी मालिश करवाई और सुबह आए अखबार पढ़ने लगे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के भविष्य के बारे में लिखे अपने नोट में थोड़ी तब्दीली की और रोज की तरह आभा से बांग्ला भाषा सीखने की अपनी मुहिम जारी रखी। उधर शहर के दूसरे कोने में सुबह 7 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर वेटिंग रूम में जब नारायण आप्टे और विष्णु करकरे पहुंचे, उस समय तक नाथूराम गोडसे जाग चुका था। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि किसी ने सुझाव दिया कि नाथूराम एक बुर्का पहनकर गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाएं। बाजार से एक बड़ा सा बुर्का खरीदा गया, जिसके चलते जब नाथूराम ने उसे पहनकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये युक्ति काम नहीं कर पाएगी। उनके हाथ ढीले ढाले बुर्के की तहों में फंस कर रह जाएंगे और वो बोले कि ये पहनकर तो हम अपना पिस्तौल ही नहीं निकाल पाएंगे और औरतों के लिबास में मैं पकड़ा जाऊंगा तो उसकी वजह से ताउम्र मेरी बदनामी होगी, सो अलग। आखिर में आप्टे ने कहा, कभी कभी सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा काम कर जाता है। उन्होंने कहा कि नाथूराम को फौजी ढंग का स्लेटी सूट पहना दिया जाए, जिसका उन दिनों में काफी चलन था। वो लोग बाजार गए और नाथूराम के लिए वो कपड़ा खरीद कर लाए। नाथूराम गोडसे ने अपनी बैरेटा पिस्तौल निकाली और उसमें 7 गोलियां भरी। उधर डरबन के महात्मा गांधी के पुराने साथी रुस्तम सोरावजी सपरिवार उनसे मिलने आए थे। उसके बाद वो दिल्ली के मुस्लिम नेताओं मौलाना हिफ्जुर रहमान और अहमद सईद से मिले। उन्होंने आश्वस्त किया कि उन लोगों की सहमति के बिना वो वर्धा नहीं जाएंगे। दोपहर बाद गांधी से मिलने कुछ शरणार्थी कांग्रेस नेता और श्रीलंका के एक राजनयिक अपनी बेटी के साथ आए। उनसे मिलने वालों में इतिहासकार राधा कुमुदी मुखर्जी भी थे। गांधी से मिलने आने वालों में सबसे खास शख्स थे सरदार पटेल, जो सवेरे 4:30 बजे वहां पहुंचे थे। दूसरी तरफ समय काटने के लिए गोडसे और उनके साथी प्रतीक्षा कक्ष में चले गए थे। तय हुआ कि गोडसे और उनके साथी पहले बिरला मंदिर जाएंगे। करकरे और आप्टे ने कहा कि वहां पर भगवान के दर्शन और प्रार्थना करेंगे। गोडसे को इस तरह की बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। जिसके बाद मनोहर मुलगांवकर अपनी किताब द मैन हु किल्ड गांधी में लिखते हैं कि करकरे जो भी शब्द कहने की कोशिश करते, उनकी आवाज कांपने लगती। आप्टे उन्हें घूर कर शांत रहने की सलाह देते। गोडसे पीछे वाले बाग में चले गए और आप्टे और करकरे की राह देखने लगे। ये दोनों जूते उतारकर नंगे पांव मंदिर के अंदर गए और वहां उन्होंने मंदिर में लगा पीतल का घंटा बजाया। जब ये लोग बाहर आए तो नाथूराम गोडसे शिवाजी की मूर्ति के पास खड़े थे। उन्होंने इन दोनों से पूछा कि क्या वो दर्शन कर आए। उन्होंने कहा हाँ। इस पर नाथूराम भी बोले कि मैंने भी दर्शन कर लिए। वहां से नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस के लिए एक तांगा किया। नाथूराम के जाने के 5 मिनट बाद आप्टे और करकरे भी एक तांगा कर बिरला हाउस पहुंच गए। बाद में करकरे ने डोमिनिक लैपियरे और लैरी कॉलिंस को बताया कि हमने राहत भरी सांस ली
जब बिरला हाउस के फाटक पर हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बताया कि वहां पहले से अधिक तादाद में सुरक्षा बल तैनात था, लेकिन कोई अंदर जाने वालों की तलाशी नहीं ले रहा था। हम टहलते हुए जब बगीचे में पहुंचे तो हमने देखा कि नाथूराम भीड़ में लोगों के बीच घुल मिल कर खड़े हुए थे। हम भी उनके दोनों ओर जाकर खड़े हो गए। ना उन्होंने हमारी तरफ देखा और ना हमने उनकी तरफ देखा। उधर गांधी और पटेल के बीच, पटेल और नेहरू के बीच के बढ़ते मतभेदों पर चर्चा हो रही थी। ये चर्चा इतनी गहरी और गंभीर थी कि गांधी को अपनी प्रार्थना सभा में जाने के लिए देर हो चुकी थी। इस बातचीत के दौरान, जैसा कि उनकी आदत थी, गांधी लगातार सूत काटते रहे। सुबह 5:15 पर वो बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाने लगे। उन्होंने अपने हाथ अपनी भतीजियों आभा और मनु के कंधों पर टिका रखे थे। चूंकि उन्हें देर हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रार्थना स्थल जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया। रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड में लिखते हैं कि गांधी प्रार्थना स्थल के लिए बने चबूतरे की सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि खाकी कपड़े पहने हुए नाथूराम गोडसे उनकी तरफ बढ़े। उनके हाव भाव से लग रहा था कि जैसे वो गांधी के पैर छूना चाह रहे हों। आभा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आभा को धक्का दे दिया और उनके हाथ से गांधी की नोटबुक, थूकदान और तस्बीह छिटक कर जमीन पर जा गिरे। तभी गोडसे ने अपनी पिस्तौल निकाल कर गांधी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगातार 3 फायर किए। एक गोली गांधी के सीने में और 2 गोली उनके पेट में लगी। गांधी जमीन पर गिरे और उनके मुंह से निकला, हे राम। खून से भीगी उनकी धोती में मन को गांधी की इंगरसोल घड़ी दिखाई दी। उस समय उस घड़ी में 5:17 हुए थे। गांधी के गिरते ही सुशीला नैयर की एक सहयोगी डॉक्टर ने गांधी का सिर अपनी गोद में रख लिया। रामचंद्र गुहा आगे लिखते हैं कि उनके शरीर से जान पूरी तरीके से निकली नहीं थी। उनका शरीर गर्म था और उनकी आंखें आधी मुंदी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गांधी को मृत घोषित कर दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर पा रही थी कि गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। गुहा लिखते हैं कि सरदार पटेल गांधी से मिलकर अपने घर पहुंचे ही थे कि उन्हें गांधी पर हुए हमले की खबर मिली। वो तुरंत अपनी बेटी मणिबेन के साथ वापस बिरला हाउस पहुंचे। उन्होंने गांधी की कलाई को इस उम्मीद के साथ पकड़ा कि शायद उनमें कुछ जान बची हो। वहां मौजूद एक डॉक्टर बीपी भार्गव ने यह ऐलान किया कि गांधी को इस दुनिया से विदा लिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। ठीक 6 बजे रेडियो पर बहुत सोच समझकर तैयार की गई घोषणा सुनकर भारत के लोगों को पता चला कि जिस सीधे साधे कोमल स्वभाव के शख्स ने उन्हें आज़ादी दिलाई थी, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। समाचार बुलेटिन में बार बार दोहराया गया कि उनको मारने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक हिंदू था। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे अपनी किताब गांधी वध और मैं में लिखते हैं कि गोलियां छोड़ते ही अपना पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर नाथूराम चिल्लाए, पुलिस पुलिस। लेकिन आधे मिनट तक बीतने पर भी कोई उनके पास नहीं आया। तभी एक वायुसैनिक अधिकारी की नजरें उनसे मिली। आंखों ही आंखों में गोडसे ने उन्हें अपने निकट आने के लिए कहा। उसने आकर नाथूराम की कलाई ऊपर ही ऊपर पकड़ ली। उसके बाद कई लोगों ने उन्हें घेर लिया। कुछ लोगों ने पीटा भी, जिसके बाद वायुसैनिक ने पिस्तौल लेकर अपने पास रख लिया। गांधी की मौत की खबर सुनकर वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे मौलाना आजाद और देवदास गांधी। उसके तुरंत बाद नेहरू, पटेल, माउंटबेटन, दूसरे मंत्री और सेना अध्यक्ष जनरल रॉय बूचर वहां पहुंचे। वीआईपी लोगों के आगमन के बीच हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के एक संवाददाता तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंच गए। 31 जनवरी 1948 को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि गांधी के हत्यारे नाथूराम को एक अंधेरे बिना लाइट के एक कमरे में बंद किया गया था। उसके माथे से खून निकल रहा था और उसके चेहरे का बायां हिस्सा खून से भरा हुआ था। जब मैं कमरे में घुसा तो हत्यारा अपनी जगह से उठ गया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है, तो उसका जवाब था कि मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कतई दुख नहीं है। बाहर निकलते हुए मैंने पुलिस वाले से पूछा कि नाथूराम के पास पिस्तौल के अलावा क्या मिला।
तो उसका जवाब था कि 400 रुपए। अगले दिन यानी 31 जनवरी को गांधी के पार्थिव शरीर को एक खुले डॉज वाहन में रखा गया। उनके पैरों के पास सरदार पटेल बैठे हुए थे, जबकि नेहरू उनके सिर के पास बैठे हुए थे। उस वाहन में गांधी के पुराने साथी राजकुमारी अमृत कौर और जेबी कृपलानी भी सवार थी। बिरला हाउस से गांधी की शव यात्रा पहले बाएं मुड़ी और फिर दाहिने मुड़ते हुए इंडिया गेट की तरफ बढ़ चली। शायद पहली बार लोगों को इंडिया गेट की दीवारों पर चढ़कर महात्मा गांधी की शव यात्रा को देखते हुए देखा गया था। जब गांधी की शव यात्रा दिल्ली गेट के पास पहुंची तो 3 डकोटा विमानों ने नीचे उड़ान भरते हुए राष्ट्रपिता को सलामी दी। बाद में अनुमान लगाया गया कि महात्मा गांधी की शव यात्रा में कम से कम 15 लाख लोगों ने भाग लिया। मशहूर फोटोग्राफर मार्गेट बर्के-व्हाइट ने जब अपने लाइका कैमरे के लेंस को फोकस किया तो उनके जहन में आया कि वो शायद धरती पर जमा होने वाली सबसे बड़ी भीड़ को अपने कैमरे में कैद कर रही हैं। अंत्येष्टि स्थल से 250 मीटर पहले डॉज गाड़ी का इंजन बंद कर दिया गया और भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और नौसेना के 250 जवान 4 रस्सों की मदद से गाड़ी को खींचकर उस स्थान पर ले गए जहां गांधी जी की चिता में आग लगाई जानी थी। गांधी की अंत्येष्टि में 15 मन यानी कि 3 कुंटल चंदन की लकड़ी, 4 मन यानी कि 80 किलो घी और 1 मन यानी कि 20 किलो नारियल का इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही शाम के धुंधलके में गांधी जी की चिता से लाल लपटें उठी, वहां मौजूद लाखों लोग एक स्वर में कह उठे, महात्मा गांधी अमर रहे। और इस तरीके से भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते नाथूराम ने उस शख्स को मार दिया जिसने भारत की आजादी में अग्रिम योगदान दिया था? देखिए हमारे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जल्द ही दूसरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास में दिख रहे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय हिंद।